क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं इस पदार्थ की अवस्था चैप्टर में चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या है, इस बात को हम उसी अंदाज में समझाने जा रहे हैं जैसे आप लोग बॉयल का नियम पढ़े थे। याद है, बॉयल का नियम समझाते समय हम एक एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट दिए थे इस ढंग से कि एक गैसीय सिलेंडर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी उसी अंदाज में समझा रहे हैं कि आप सभी स्टूडेंट को जल्दी से हमेशा के लिए माइंड में फिट हो जाए। ये चार्ल्स का नियम, ये एक गैसियस सिलेंडर है और इस सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है और ये पिस्टन दाब उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है। ये आपका पिस्टन है और इस गैसियस सिलेंडर में यहाँ पर गैस भरा हुआ है। आप पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स का नियम। ये चार्ल्स का नियम किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए नियत दाब पर आयतन और ताप के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। आयतन और ताप के बीच। अब ये क्या समझाता है ये आप खुद इस एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट से समझ जाएंगे। ये पिस्टन स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया है, एकदम इसी तरह फिट करके। ऊपर से कोई प्रेशर ना बढ़ाया जा रहा है ना घटाया जा रहा है, मतलब दाब को नियत छोड़ दिया गया है, ऊपर से कोई प्रेशर नहीं। और हम नीचे से इस गैस को हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। क्या होगा, ये गैस फैलेगा और जाकर धक्का देगा किस पर, पिस्टन पर। तो जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उतना ज़्यादा गैस फैलेगा, पिस्टन को ऊपर ढकेलेगा। यानी ताप जैसे जैसे बढ़ेगा ये जो गैस का आयतन है वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन तब जब आप ऊपर से कोई प्रेशर नहीं देंगे, तब जब ऊपर से कोई प्रेशर के मान में, दाब के मान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, एकदम स्वतंत्र उसको छोड़ देंगे। किसको, पिस्टन को। यानी कोई बाहरी दाब आपको नहीं लगाना है, केवल इसको इसी तरह छोड़ देना है और गैस भरना है और नीचे से हीट करना है। तो जैसे ही हीट करिएगा तो गैस फैलेगा, पिस्टन पर जाकर धक्का देगा और पिस्टन ऊपर जाएगा, यानी आयतन का मान बढ़ेगा। तो इससे क्या रिजल्ट सामने आ गया कि नियत दाब पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन इस ताप के, दिए गए ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही मेन कॉन्सेप्ट है। तो परम ताप भी बोला जाता है। जरा ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए नियत दाब पर आयतन परम ताप के समानुपाती है। परम ताप मतलब केल्विन पैमाना वाला ताप। अब इस टॉपिक को आप अगले लेक्चर में समझने जा रहे हैं कि परम ताप क्या है। जिस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे परम ताप कहते हैं। तो वो ताप का पैमाना केल्विन वाला होता है। तो ये अभी आप जानेंगे। फिलहाल आप ताप को, परम ताप को ताप ही समझिए, क्योंकि आपका नॉलेज उतना ही तक है अभी। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटते ही अच्छे से आप जानते हैं नियतांक। तो यहाँ पर इस V/T बराबर क्या लिख सकते हैं, K। तो चार्ल्स के नियम को एक नए अंदाज में अब बोल सकते हैं। कल ही की तरह जैसे बॉयल्स के नियम को दो तरह से बोले थे, तो चार्ल्स का नियम एक और तरह से किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए नियत दाब पर आयतन और ताप का अनुपात, आयतन और ताप का अनुपात सदैव नियत होता है। तो दो तरह से आप चार्ल्स का नियम समझे, दो तरह से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अब चार्ल्स का नियम क्या है एक सिस्टम में बढ़िया से, या उससे पहले थोड़ा सा और जान लीजिए। किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए अगर आयतन यानी V1 रहे और ताप T1 रहे तो क्या हो जाएगा, V1/T1 इक्वल K। अगर हम इस समीकरण को फॉलो कर रहे हैं, चार्ल्स के नियम को फॉलो कर रहे हैं, तो V1/T1 इक्वल K। इसी गैस के नमूने के लिए अगर आयतन V2 हो और ताप T2 हो तो आप समझ सकते हैं कि V2/T2 इक्वल K। तो दोनों का दायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष K। तो बायां पक्ष बराबर कर सकते हैं। तो बायां पक्ष
बराबर कर देंगे तो समीकरण 1 एवं 2 से दायां पक्ष बराबर है तो V1/T1 इक्वल V2 बाई T2। ये आपका फाइनल इक्वेशन मिल गया चार्ल्स के नियम का। और कल बॉयल्स के नियम का था P1 V1 बराबर P2 V2। तो याद रखिएगा P1 V1 बराबर P2 V2 बॉयल के नियम के अनुसार आया है, और V1/T1 इक्वल V2 बाई T2 ये चार्ल्स के नियम। अब आइए, जैसे आप क्लास नोट्स में आप लिख पाएंगे उस ढंग से एक सिस्टम में समझ लीजिए शुरू से एकदम। चार्ल्स का नियम क्या है? चार्ल्स का नियम सबसे पहले चार्ल्स ने इसे 1787 ईस्वी में दिया। यह नियम नियत दाब पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए बोल सकते हैं, दिए गए द्रव्यमान के लिए बोल सकते हैं, ताप एवं आयतन के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। क्या है ये नियम? तो इस नियम के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान के लिए या निश्चित द्रव्यमान के लिए या दिए गए नमूने के लिए बोल सकते हैं, आयतन जो है, आयतन यानी भी परम ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो आप इससे समझकर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं V समानुपाती T। तो V बराबर क्या हो गया? KT, जहाँ K क्या है? एक तरह से दोबारा आपको समझने के लिए मिल रहा है ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो V/T इक्वल K। जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन देख पा रहे हैं, अगर आप इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर को चाहते हैं तो आप इसके लिए ऐप डाउनलोड करेंगे, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने में हेल्प करेंगे। आगे देखा जाए, नियत दाब पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन एवं ताप का अनुपात। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि पहले भी हम चार्ल्स का नियम अभी समझाए स्टार्ट हुआ तो, और अभी भी यहाँ से V/T इक्वल K हो गया, तो यहाँ से भी चार्ल्स का नियम एक और ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये क्या कर रहा है कि नियत दाब पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन और ताप का अनुपात हमेशा क्या होता है? नियत होता है। आयतन और ताप का अनुपात हमेशा क्या होता है? नियत होता है। अब यहाँ पर मैथमेटिकल मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे, आप प्रॉब्लम अच्छे से बनाएं। तो प्रॉब्लम बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ बताया जा रहा है, किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन V1 ताप T1 है। चार्ल्स के नियम का आप फॉलो कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं V1/T1 इक्वल K। इसी गैस के नमूने के लिए आयतन बढ़कर V2 हो गया, ताप T2 हो गया, लिख सकते हैं V2/T2 इक्वल K। तो समीकरण 1 एवं 2 से दोनों का दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर, तो V1/T1 इक्वल V2/T2। जब बॉयल का नियम कल पढ़े थे तो दाब और ताप के बीच संबंध स्थापित किया गया था। आज जब चार्ल्स का नियम दाब और किसमें किए थे आपने? घनत्व में। दाब और घनत्व में आपने संबंध स्थापित किया था। आज चार्ल्स का नियम पढ़ रहे हैं तो ताप और घनत्व में संबंध आप पढ़ने जा रहे हैं। किसमें? ताप और घनत्व में। तो एकदम कल ही के यानी कि बॉयल के नियम में जिस अंदाज से समझाया गया था वो रिलेशनशिप, वो संबंध एकदम वैसे ही हम समझाने जा रहे हैं। तो ध्यान बनाए रखिए, आप पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड डेंसिटी। तो शुरू हो रहा है चार्ल्स के नियम के अनुसार। चार्ल्स के नियम आपको क्या सिखाया? V समानुपाती T, तो V बराबर क्या हो जाएगा? KT। ये कहाँ से आया? चार्ल्स के नियम से। और अब हम बात कर रहे हैं घनत्व की परिभाषा से। तो घनत्व की परिभाषा से, घनत्व 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ पर आयतन को यहाँ ला दिए तो आयतन बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान बटा। तो ध्यान से देखिए, ये भी आयतन बराबर है और ये भी आयतन बराबर है, दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष कर सकते हैं। तो दायां पक्ष बराबर करते ही KT बराबर M/D हो गया। ये इसके नीचे भेज दिए, ठीक है। यहाँ पर M, इसको यहाँ पर एक बार देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे एकदम। M और इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, M × 1/D लिख सकते हैं इसको, और ये K को इधर भेज दिए तो ये ऐसा नजर आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, M क्या है? आणविक द्रव्यमान, और K क्या है? नियतांक। तो यहाँ पर M भी नियत है और K भी नियत है, तो नियतांक बटा नियतांक, नियतांक गुणे नियतांक, नियतांक भागा नियतांक, तो आने वाला मान भी। इस पूरे के बदले में आ गया K डैश। ये K डैश किसके बदले में आया है? M/K, के बदले में K डैश। और अब यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ समानुपाती जब हटा था तो नियतांक आया था, और अब नियतांक हट रहा है तो क्या आएगा?
समानुपाती का चिन्ह। तो T समानुपाती 1/d, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं कि ताप जो है घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, ताप व्युत्क्रमानुपाती घनत्व, और दूसरा ताप समानुपाती 1/d। समानुपाती बोलेंगे तो 1/, बोलना पड़ेगा, और जब व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो डायरेक्ट d। तो क्या प्रूफ हो गया आज के क्लास में कि नियत दाब पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए ताप जो है घनत्व के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब एक बार शुरू से अंत तक 2 मिनट में ध्यान दिया जाए। ताप एवं घनत्व में संबंध चार्ल्स के नियम से V समानुपाती T, तो V बराबर क्या हो गया, KT। घनत्व की परिभाषा से जो आप जानते हैं पहले से 9th 10th से, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो यहाँ पर आयतन बराबर द्रव्यमान बटा, अब दोनों आयतन ही है तो दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर कर दिए, और बराबर करके KT बराबर m/d, तो T यही रह गया, K आ गया नीचे, तो ये कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, तो आने वाला मान भी कांस्टेंट। इसके बदले में K डैश, और K डैश हटते ही सिद्ध हो गया कि ताप जो है घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आपको बता दें कि आप पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स के नियम का ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफ तभी ना बना पाएंगे जब आपको समझ होगा कि चार्ल्स का नियम क्या समझाया। तो चार्ल्स का नियम समझाया कि आयतन ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है, लेकिन कब, नियत दाब पर। तो ताप और आयतन में कैसा संबंध है, समानुपाती का। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट चार्ल्स के नियम का ग्राफीय निरूपण पढ़ने जा रहे हैं, और चार्ल्स के नियम का ग्राफीय निरूपण जो होगा वो किसके किसके बीच होगा, ताप और आयतन के बीच होगा। तो आप ले लिए यहाँ पर आयतन और यहाँ ले लिए ताप। पहले राउंड में हम ये ग्राफ बना रहे हैं। तो ताप जो है, ताप का कितना पैमाना होता है, ताप का कितना स्केल होता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो हम अभी लिए हैं डिग्री सेल्सियस। ज़रा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी समझने लायक है, इंटरेस्टिंग है। अगर हम ये ग्राफ, आपके माइंड में पहले चल क्या रहा है, आपके दिमाग में यही नहीं चल रहा है कि आयतन ताप के क्या होता है, और समानुपाती का ग्राफ हमेशा सरल रेखा होता है। ये आपके दिमाग में है कि समानुपाती का ग्राफ है, सरल रेखा होगा, और आप ग्राफ खींच दिए। तो क्या आपने सही ग्राफ बनाया है, इस बात को अब थोड़ा सा सोचिए। इतना तो तय है कि आप सोच रहे हैं कि ताप बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, तो निश्चित है कि धीरे धीरे इसी तरह से ग्राफ प्राप्त होगा। तो ग्राफ तो आप बना लिए। अब ज़रा सोचिए कि अगर हम आपसे पूछ दिए कि यहाँ पर बताइए तो ताप का मान कितना है, 0, आयतन का मान कितना है, 0। ग्राफ खींचने के लिए खींच दिए, लेकिन इस धरती पर कोई ऐसा गैस नहीं है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन 0 रहे। 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी गैस का आयतन 0 नहीं होता है। मतलब आपका बनाया हुआ ग्राफ गलत है। 0 डिग्री सेल्सियस पर भी गैस का अपना आयतन होता है। तो आप जो ग्राफ बनाए हैं, जो गलती किए हैं, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, बस कुछ नहीं, जो आप आयतन यहाँ से ऑरिजिन से ले रहे हैं, मत लीजिए ऑरिजिन से, थोड़ा ऊपर से लीजिए। थोड़ा से ऊपर से का मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर भी आयतन 0 नहीं है, आयतन का मान है। आयतन का मान 0 डिग्री सेल्सियस पर भी शून्य नहीं हुआ है। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में जब भी ग्राफ बनाएंगे तो आयतन और ताप के बीच ग्राफ ऐसा बनेगा। लेकिन आप लोगों में से अगर किसी का मन है कि नहीं, हम ऑरिजिन से ही खींचेंगे, तो आपके लिए भी उपाय है कि आप ये ग्राफ केल्विन में खींच लेंगे। केल्विन में 0 केल्विन पर किसी गैस का आयतन 0 होता है, और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब ये ग्राफ खींच सकते हैं। लेकिन शर्त लगा है कि यहाँ का टेम्परेचर केल्विन में होगा, और अब ये सही है। लेकिन डिग्री सेल्सियस में आप ऑरिजिन से खींच देंगे, जो कभी संभव, जरा सा आपको दिखा दे, आपका मतलब बढ़िया से समझ बढ़ाने के लिए, कि 0 डिग्री सेल्सियस भी लेंगे तो केल्विन में कितना के बराबर है,
के बराबर होता है 273 प्लस सी। केल्विन में आपने डिग्री सेल्सियस में 0 लिया तो देख लीजिए केल्विन में कितना लिया, इतना मतलब केल्विन पर। तो ये चीज़ समझना है, आपको ध्यान देना है कि डिग्री सेल्सियस में ग्राफ कभी भी ओरिजिन से नहीं खिंचाएगा, नहीं तो 0 हो जाएगा गैस का आयतन, जो कभी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको ओरिजिन से खींचना है तो आप अपने ताप का पैमाना बदल दीजिए, डिग्री सेल्सियस से क्या ले लीजिए, केल्विन। अब यहाँ खींचिएगा तो निश्चित तौर पर 0 केल्विन पर किसी गैस का आयतन 0 होता है। और 0 केल्विन डिग्री सेल्सियस में कितना होगा जानते हैं आप लोग, -273। -273 डिग्री सेल्सियस ये है 0 केल्विन। कैसे जानेंगे, केल्विन बराबर 273 प्लस सी, और आप लिए हैं 0 केल्विन। क्या लिए है, 0 केल्विन। और आप चाहते हैं कि आप सेल्सियस में जाने, तो ये जाएगा इधर, तो सेल्सियस में कितना हो गया, तो -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन 0 होता है। ताप का वो कौन सा मान है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन गया, ताप का वो कौन सा मान है जिस पर किसी गैस का आयतन 0 होता है, केल्विन में बताइए, केल्विन में 0 और डिग्री सेल्सियस में। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आप इस क्लास से काफ़ी खुश हुए, समझ में आया, तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ने में साथ दें। थैंक यू।